मेरा नाम संजना है। मैं शहर में रहकर पढ़ाई करती थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं अपने गांव आ गई थी। मेरी जो टीचर थी वो भी मेरे गांव की ही थी। वो भी मेरे साथ मेरे गांव आ गई थी। मेरे परिवार में सब लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। मेरे आने से घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हो गई थी। मगर भाभी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी क्योंकि उनको अभी तक कोई भी औलाद नहीं थी। मैं सारे गांव में घूमने जाती थी, मगर मुझे मेरे गांव की एक बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो यह थी कि गांव के लोगों ने एक तांत्रिक बाबा था जिसको गांव के सारे लोग बहुत इज्जत दिया करते थे और उसका बहुत सम्मान करते थे। तांत्रिक बाबा को ही गांव के लोगों ने सरपंच भी बना दिया था। उस दिन मुझे पहली बार अपने गांव की अजीबो रस्म के बारे में भी पता चला था कि जो लड़की शादी के 5 महीने बाद बाबा के पास भेज दिया जाता है, जहां पर उसका इलाज किया जाता है और वे प्रेग्नेंट हो जाती है। मेरी दोस्त पढ़ी लिखी थी, इसीलिए शादी के बाद जब वे प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसने तांत्रिक बाबा के पास जाने से इनकार कर दिया था, जिसके नतीजे में उसके सारे परिवार वालों ने और ससुराल वालों ने उसे सारे संबंध खत्म कर दिए थे और उनको घर में बंद कर दिया था। यह सब मुझे पहली बार ही पता चला था और यह बात सुनकर मुझे बड़ा ही गुस्सा आया था। मेरी भाभी और मेरी बहन की शादी भी एक ही दिन हुई थी। शादी होने के बाद मेरी बहन अपने ससुराल चली गई थी और भाभी हमारे घर पर आ गई थी और गांव में ही रहती थी। भाभी को मैं पहले से ही जानती थी। भाभी के घर आने से मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मेरी बहन की भी विदाई हो गई थी और इसीलिए मैं खुद को अकेला महसूस करती थी। मगर भाभी के घर में आ जाने से मेरी दोस्त बन गई थी और उनके रूप में मुझे दोस्त मिल गई थी। मेरी भाभी बहुत समझदार और बहुत सुशील और संस्कारी भी थी। वह सारा दिन भगवान की पूजा प्रार्थना किया करती थी। भगवान मुझे जल्द से जल्द औलाद दे दे। अगर मैं 5 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मुझे उस तांत्रिक बाबा के पास जाना पड़ेगा। मेरे बड़े भैया और मेरी बहन की शादी एक ही दिन हुई थी और दीदी के तीसरे महीने में मेरी बहन प्रेग्नेंट हो गई थी, मगर मेरी भाभी की गोद अभी तक सोई थी। मैंने अपनी भाभी को समझाया और कहा कि आप उदास क्यों हो रही हो, आप इस बारे में भैया से कहो। हो सकता है कि वो आपका किसी डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा दें, उसके बाद आप भी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। वो बोली, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तांत्रिक बाबा से ही इलाज करवाया जाता है। यहाँ सिर्फ तांत्रिक बाबा के इलाज से ही यहाँ बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन मैं तांत्रिक बाबा के पास नहीं जाना चाहती। मेरी भाभी की शादी को 5 महीने हो गए थे तो गांव की औरतों ने हमारे घर आकर मेरी माँ को राय देना शुरू कर दिया था कि तुम अपनी बहू को तांत्रिक बाबा के पास भेज दो। शादी को 5 महीने पूरे हो चुके हैं और भाभी अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। गांव के मुताबिक कुछ औरतें उनको लेने आई और माँ से कहा कि अपनी बहू को भेज दो। मैंने भाभी का हाथ पकड़कर उनको जाने से रोक लिया कि इनके साथ जबरदस्ती मत करो। तो मेरी माँ कहने लगी, बेटी तुम अभी छोटी हो, इसीलिए इन बातों में मत पड़ो। अगर यह तांत्रिक बाबा के पास नहीं गई तो तुम्हारे भैया भाभी को तलाक देकर घर से निकाल देगा। तलाक नाम सुनकर भाभी का बड़ा बुरा हाल हो गया था और वे बुरी तरह से डर गई थी और रोने लगी थी। उसके बाद रोते हुए वे तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गई थी। जाते टाइम पर मुझसे गले मिलते हुए गई हुई थी। मुझे यह जानकर बड़ी हैरानी और परेशानी हो रही थी कि सिर्फ 5 दिन की ही तो बात है, न जाने भाभी इतना क्यों डर रही हैं। मुझे भी यकीन नहीं था कि तांत्रिक बाबा के इलाज में किसी के यहाँ पर बच्चा पैदा हो सकता है। मैंने अगर मीना मैम से शिक्षा हासिल न की होती तो इनकी बातों का शिकार हो गई होती। भाभी को गए हुए 2 दिन गुजर गए थे। मैं एक दिन चोरी चुपके घर से निकल गई थी, तभी जाकर भाभी का हाल चाल पूछ लूं और मालूम कर सकूं वो किस हाल में है। वह तांत्रिक बाबा सबसे आखिरी पर रहता था। मैं अपने मुंह छुपाकर वहां पे चली गई थी। वहाँ एक बड़ी सी कोठरी थी जिसके आसपास काफी सारे छोटे छोटे कमरे भी बने हुए थे। उन कमरों में से सारी औरतें मौजूद थीं। एक खिड़की के पास में गई तो भाभी को ढूंढ ही रही थी कि तभी भाभी मुझे देखकर चौंक गई थी और कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जाओ यहाँ से, मैं 2 दिन के बाद आ जाऊंगी। मैंने उनसे पूछा कि भाभी कुछ तो बताओ, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो भाभी की आंखों में आंसू थे और वह कहने लगी, तुम्हें भगवान का वास्ता है, प्लीज यहाँ से चली जाओ। भाभी की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। वे मुझसे कुछ बताना नहीं चाहती थी।
मैं भाभी के कहने पर लौट आई थी। पूरे 5 दिन हुए तो मेरी माँ और भैया भाभी को घर पर लेकर आए थे। भाभी बहुत बुरी हालत में लग रही थी। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़े हुए थे और वे पहले से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। मैंने कहा, भाभी क्या हुआ है तुम्हें? मेरी माँ कहने लगी, चुप करो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी भाभी को। तुमसे कितनी बार कहा है कि बड़ों के बीच में मत बोला करो, अभी तुम छोटी हो। माँ ने चुप करवा दिया और फिर वो कहने लगी, जाओ अपने कमरे में जाओ। माँ कहने लगी, बाबा के इलाज की वजह से ही ऐसा हुआ है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। मैंने माँ के ऐसा कहने पर अब तो सिर्फ अपने दिल में सोचने लगी थी कि ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि बाबा के इलाज से भाभी प्रेग्नेंट होंगी। मगर हैरान तो मैं तब हो गई थी जब 1 महीना गुजर गया और उसके बाद खबर मिली कि भाभी प्रेग्नेंट है। माँ और भैया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वे गांव में मिठाइयाँ बांट रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। जितना हैरान होती उतना ही कम था। यह सब कुछ कैसे हुआ था? मैंने भाभी से पूछा कि क्या होता है वहाँ पर जिससे औरतें इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और आप भी इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई हो भाभी, क्या हुआ है बताओ ना। वहाँ की कोठरी में आपके साथ क्या हुआ है? मेरी यह बात सुनकर भाभी के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे। वे अपनी आंखों में आंसू भरकर मुझसे कहने लगी, यह सब मत पूछो। मैंने भाभी से जिद करी तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि तुम अभी छोटी हो, मुझसे जिद मत करो, मैं तुम्हें डिटेल नहीं बता सकती। बस इतना ही समझ लो कि वहाँ लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। भगवान कभी भी किसी लड़की पर ऐसा जुल्म ना करे जो हमारे गांव के उस सरपंच के पास लड़कियों को भेजना पड़े। हमारे गांव की लड़कियां पर बहुत जुल्म होता है। मैं भी भाभी की बातें सुनकर बहुत डर गई थी कि वहाँ पता नहीं क्या होता है। भाभी ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें भी यह सब कुछ पता चल जाएगा। उस दिन के बाद हमेशा मैंने भाभी को उदास ही देखा था। 9 महीने पूरे होने के बाद भाभी ने एक बेटे को जन्म दिया था। भाभी का बेटा देखने में बिल्कुल भाभी पर ही गया था, मगर भाभी उसे देखती तक नहीं थी, ना बिल्कुल प्यार करती थी। कई बार तो भाभी को मैं ये कह भी देती थी कि अपने बेटे का ध्यान रखा करो, मगर वे शायद दिमागी मरीज बन चुकी थी। हंसकर कहती थी, उसे वहीं तांत्रिक के पास ही छोड़ आओ जाकर। मैं क्या उसे हाथ लगाऊं? मैं तो गंदी हो गई हूँ, मेरे साथ गंदा काम किया गया है। पता नहीं क्यों भाभी उस तांत्रिक बाबा के पास गई थी, तब से ही वे बहुत ज़्यादा अजीब सी हो गई थी। मुझे भाभी की हालत पर बहुत ज़्यादा तरस आने लगा था। फिर देखते ही देखते मेरी शादी भी गांव के एक लड़के से कर दी गई थी और मैं विदा होकर अपने ही गांव में आ गई थी, अपने ससुराल में। मेरे ससुराल में मेरे सास, 2 नंदे और मेरे पति अकेले थे। सब लोग बहुत अच्छे थे और साथ में खुशी खुशी रहते थे। मेरा पति भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरी शादी को 4 महीने हो गए और मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। मेरे अंदर भी यही डर था कि मुझे भी उस तांत्रिक बाबा के पास जाना पड़ेगा अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो। और फिर एक दिन गांव की कुछ औरतें मेरे ससुराल आ गईं और मेरी सास से कहने लगी कि अपनी बहू को उस तांत्रिक बाबा के पास भेज दो, वो भी जल्द ही प्रेग्नेंट हो जाएगी। मेरी सास ने भी मुझे उस तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए मेरे पति से कही और मेरे पति मुझे लेकर उस तांत्रिक के पास गया। जब मैं वहां गई तो उस तांत्रिक ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। वह बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। तभी कमरे के अंदर कोई दाखिल हुआ तो मेरी जान ही निकल रही थी। पूरा अंधेरा छाया हुआ था कमरे में। मेरा दिमाग में वे सारी बातें आने लगी थी जो भाभी कहा करती थी। इससे पहले मैं शोर मचाती, जो आदमी अंदर आया था उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी जिसकी रोशनी से उसके चेहरे पर पड़ी तो उसे देखकर मुझे कुछ सुकून मिला था, क्योंकि वह तो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पति था। मैंने हैरान होकर अपने पति से पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वह कहने लगा कि तांत्रिक बाबा ने कहा है कि तुम जाकर अपनी पत्नी के साथ सो जाना, कहीं वह अकेली है, रात में डर ना जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया हूँ। मुझे यह सब सुनकर बड़ी तसल्ली हुई थी कि वे तांत्रिक बाबा तो बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा कि मैंने उसके बारे में सोचा था। अगले दिन तांत्रिक बाबा ने मुझे और मेरे पति को सुबह सुबह अपने पास बुलाया और हम दोनों पर कुछ पढ़कर फेंकने लगा था और उसके बाद मेरे पति काम पर चले गए थे और मेरे पति ने मुझे मेरे ही कमरे में फिर से बंद कर दिया था और बने हुए एक मंदिर के आगे प्रार्थना करने के लिए कहा था। फिर रात हुई तो फिर से मेरा पति मेरे पास आ गया था। सारा माहौल मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था
और इसी तरह से 5 दिन तक मेरा इलाज चलता रहा था। मुझे वहाँ पर कुछ दवाइयाँ भी दी जाती थी और बाबा मुझ पर कुछ फूंकने के लिए भी आते थे, लेकिन वे मुझे कभी भी नज़र उठाकर तक नहीं देखते थे। मगर भाभी, वह तो ऐसे ही रोती थी जैसे यहाँ पर लड़कियों के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया जा रहा हो और बहुत ही ज़्यादा गलत सोचा जा रहा हो, जबकि मैंने तो देखा था यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पूरे 5 दिन के बाद घर आ गई थी। मेरी सास और पति को पूरा पक्का यकीन था कि मैं भी बहुत जल्द उनको प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ दूंगी। मगर 3 से 4 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। मेरी सास और बाकी लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। इन पति पत्नी के पास कुछ ज़्यादा ही बड़ी परेशानी है, जो तांत्रिक बाबा के इलाज करने के बावजूद भी माता पिता नहीं बन पा रहे हैं। अब तो बहुत परेशानी होगी, इनको फिर से वहाँ जाना पड़ेगा। फिर कुछ औरतें रोज मेरी सास के पास आती और कहती कि अपनी बहू को एक बार फिर से तांत्रिक बाबा के पास भेज दो उसका इलाज करने के लिए। अभी तक वह प्रेग्नेंट नहीं हुई है। और फिर मेरी सास ने भी मुझे मेरे पति के साथ फिर से उस तांत्रिक के पास भेजा और इस बार उस तांत्रिक ने मुझे अकेले ही कमरे में बंद किया था और मेरे पति से कहा कि तुम इस बार अंदर नहीं जाओगे। ऐसे ही मैं कमरे में बंद हो गई थी और थोड़ी देर के बाद जब रात होने लगी तो कोई मेरे कमरे में आया। मैंने सही से देखा तो वह वही तांत्रिक बाबा था जो मेरे पास आया था और मुझसे कहने लगा कि तैयार हो जाओ, आज की रात तुम्हारे साथ भी वही होगा जो सब औरतों के साथ मैं करता हूँ। तभी तांत्रिक बाबा ने मेरे करीब आते हुए कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं डर के पीछे हट गई और पूछने लगी, तो आप मेरी मदद करेंगे ना? तांत्रिक बाबा कहने लगा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो यहाँ पर आया हूँ। मैं सबकी यही तो मदद करता हूँ। तुम ज़रूर माँ बनोगी और अपने बच्चों को अपने हाथ से खिला सकोगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी जो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। मैं जैसा तुमसे कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तांत्रिक बाबा ने जो मुझे शर्त बताई थी उसे सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। भाभी ने सच ही कहा था कि वह इंसान नहीं था बल्कि बहुत बड़ा अधर्मी है, जो इंसान के रूप में एक छुपा हुआ भेड़िया था जो लोगों के साथ गलत कर रहा था। उसने मुझे गलत काम करने के लिए कहा था। मैंने जब इस काम को इनकार किया तो वह कहने लगा, इस तरह से तो तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती और रोज लोग तुम्हारे घर जाकर तुम्हें बेइज्जत करेंगे। मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा था कि मैं उसकी बात को मानने के अलावा और कुछ सोचूं। वह खतरनाक हंसी हंसने लगा था। मैं सब कुछ समझ चुकी थी। मैंने कहा, तुम्हारे पास जो औरतें आती होंगी तो क्या तुम उनके साथ सभी के साथ यही सारा कुछ करते होगे और उसी तरह से उन्हें ब्लैकमेल करते होगे, इसीलिए वे बेचारी चुप हो जाती होंगी और अपनी शादी बचाने के खातिर गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाती होंगी तुम्हारे साथ। तो वह तांत्रिक बाबा कहने लगा, हाँ, ऐसा ही है। जो लड़कियां मेरे पास आती हैं वे बहुत ही ज़्यादा बेबस और लाचार, जमाने और ससुराल की सताई हुई ही होती हैं। अगर उनके यहाँ पर बच्चा पैदा ना हो तो उनका पति उनको तलाक दे देता है और इसी डर से वे मेरे पास आती हैं और मेरे बच्चों की माँ बनकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचा लेती हैं। मेरी मानो तो तुम्हें भी अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। मैंने कहा, तुमने बहुत सी औरतों के साथ गलत काम किया है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। वह हंसने लगा और कहने लगा, ये गांव वाले बहुत ही मासूम लोग हैं, इनको बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है। सब खुद ही बेवकूफ़ बनते हैं और अपनी बहन बेटियों और पत्नियों को गैर मर्द के हवाले छोड़ जाते हैं। इस तांत्रिक बाबा की बात सुनकर तो मैं शॉक्ड रह गई थी। उसने मुझे काफ़ी सारी ऐसी बातें भी बताई थी जो हैरान कर देने वाली थी। सारे गांव वाले उसे सब कुछ मानते थे। वह इतना घटिया हो सकता है यह मैंने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन जब पहली बार मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर उसने सच्चाई क्यों नहीं दिखाई थी, उसने ये सब क्यों नहीं बताया था। यही सवाल जब मैंने उससे पूछा तो वह कहने लगा, मैंने पूरे गांव में अपनी औरतों फैलाए रखी हुई हैं और वे औरतें जानबूझकर लड़कियों के घर जाती हैं जिनके यहाँ पर बच्चे पैदा नहीं होते हैं और उन लड़कियों की सास और ससुराल वालों के दिमाग में ये बातें बैठाती हैं कि वे अपनी बहू बेटियों को
मेरे पास लेकर आ जाएं। इन्हीं औरतों की खबर से मुझे यह सब पता चला था कि तुम यहाँ पर मेरी सच्चाई जानने के लिए मेरे पास आ रही हो, ताकि तुम मेरी असलियत के बारे में जान सको और सारे गांव वालों के सामने मेरी सच्चाई ला सको। इसीलिए मैंने अपना भेष भी बिल्कुल बदल दिया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर किसी भी तरह का शक करो। मैंने तुम्हें शक करने का एक भी मौका नहीं दिया था। मैंने तुम्हारे घर उन औरतों को फिर से भेजा था कि वे तुम्हें इतना ज़्यादा मजबूर कर दें कि तुम दोबारा यहाँ पर आने पर मजबूर हो जाओ। और वही हुआ था। आखिरकार तुम्हें औलाद के लिए मेरे पास फिर से आना ही पड़ा था। अभी अगर तुम नहीं आती तो तुम नहीं जानती हो, तुम्हारी सास तुम्हें तलाक दिलवा देती। मैंने सोचते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी असलियत सारे गांव वालों को बता दूं तो तुम क्या करोगे? तो वो तांत्रिक बाबा कहने लगा, तुम ऐसा करोगे भी ना तो तुम्हारे लिए ही बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। तुम्हें याद नहीं है कि तुम शायद इन गांव वालों के सामने मेरी पहले बहुत ज़्यादा तारीफ कर चुकी हो। यह बात तो वह सच में बिल्कुल ही ज़्यादा ठीक कह रहा था। और फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसको लगा कि शायद मैंने उसकी शर्त मान ली है, मगर मैं उससे थोड़ा और आगे बढ़ी और कमरे के पर्दे हटा दिए और सारे गांव वाले बाहर से अंदर आ गए थे। उसके बाद तांत्रिक बाबा के चेहरे का रंग तो बिल्कुल उड़ गया था। उसे उम्मीद भी नहीं थी बाजी इस तरह से भी पलटी जा सकती है और मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ। ऐसा तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। गांव वालों को देखकर वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घबरा गया था और उसके पसीने छूटने लगे थे। यहाँ पर 5 दिन रह कर गई थी। तब तो सब लोगों ने मुझे तांत्रिक बाबा के बारे में पूछा था। उस टाइम मैं इसकी हकीकत नहीं जानती थी, इसीलिए मैंने जो कुछ भी देखा था वही सबको बताया था कि यह तांत्रिक बाबा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से इलाज करता है। अगर मैं सबको उसकी सच्चाई तब बताती तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता। इसीलिए मैंने ऐसा इंतजाम किया कि इसकी सच्चाई को सब अपनी आंखों से देख लेते और अपने कानों से ही सुन लेते। इसी तरह उनकी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा भी हट जाता और जो पट्टी काफी सालों से उन लोगों ने बांधी हुई थी वो भी हट जाती। यह कमरा छोटा सा था। मैंने पहले ही गांव के लोगों को पर्दे के पीछे छुपा दिया था। मैं अगर कुछ बताती तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता। इसीलिए मैं इस आदमी के मुंह से ही इसकी बातों ही में सारी सच्चाई निकलवाना चाहती थी। अपने गुनाह ये खुद अपने मुंह से निकाल सके। उसने अपने सारे गुनाहों की सच्चाई अपने ही मुंह से कह भी दी थी और सारे लोगों ने उसकी सारी सच्चाई सुन भी ली थी। मेरा पति भी कमरे में ही मौजूद था। मेरे पति ने आगे बढ़कर उस तांत्रिक बाबा की बहुत ज़्यादा पिटाई करना शुरू कर दिया था और फिर तभी बाकी सारे मर्द भी उसके साथ मिल गए थे और उन औरतों को भी पकड़ लिया गया था जो सारे गांव में यह पता लगाती थी कि उसके घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहा। मैंने यह सब कुछ अपनी भाभी के कहने पर ही किया था। उस झूठे और ढोंगी तांत्रिक बाबा की असलियत सारे गांव के सामने लाकर खोल दी थी। अब सारे गांव वालों की अकल भी ठिकाने आ चुकी थी और उन्होंने ठान लिया था कि अब कभी भी अपनी बेटियों और बहनों को कभी किसी गलत आदमी के हवाले बिल्कुल नहीं करेंगे। उस दिन के बाद सारे गांव का माहौल भी बदल कर रह गया था। सारे गांव वाले समझदार हो गए थे। अपने घर की बेटियों को शिक्षा देना भी शुरू कर दिया था। अब हमारे गांव के लोग भी काफी समझदार हो गए थे और कुछ महीनों के बाद मैंने भी एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था। उस तांत्रिक बाबा को कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाई गई थी। अब गांव के सारे लोग और औरतें खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी और अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ इन ढोंगियों के चक्कर में आकर अपनी सारी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। तो कभी भी आपको किसी भी इंसान पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक आपको उसकी पूरी जानकारी ना हो।